अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। ख़वातीन हज़रात, आज हमने दावत दी है बीट रिपोर्टर्स को, बिजनेस रिकॉर्डर के, जो कि जाते हैं, दे गो ऑन अ रेगुलर बेसिस टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज टू गेज द टेम्परेचर, टू गेज देयर व्यूज़ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको हमने दावत दी है कि वो हमें बताएं कि ये जो बजट आने वाला है 2021-22 का, इसमें क्या एक्सपेक्टेशन हमें होनी चाहिए एज प्राइवेट सिटीजन्स। आई विल स्टार्ट ऑफ विद ज़हीर अब्बासी साहब, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डील करते हैं। जी, व्हाट इज देयर बेसिक कंसर्न और वरी और फोकस? देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो शौकत तरीन साहब आए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएं या बाहर लोगों से बात करें, सबका एक ही कंसर्न है कि इनके लिए जो सबसे मेजर चैलेंज है वो बजट डेफिसिट होगा। जी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का एक तो बजट डेफिसिट पे फोकस नहीं था, प्राइमरी डेफिसिट उनका फोकस था। दूसरा, इस गवर्नमेंट और प्राइमरी डेफिसिट जो है उसमें बोरोइंग कॉस्ट्स को निकाल देते हैं और जो रीपेमेंट ड्यू है उसको निकाल देते हैं। जी, और पिछली गवर्नमेंट के अगर हिस्टोरिक ट्रेंड देखा जाए 3 साल में, तो पहले साल में इन्होंने 8.9% बजट डेफिसिट किया। दूसरे साल में जो 2019-20 का पिछला साल था उसमें 8.1% किया। और इस दफा 2 की गवर्नमेंट या क्लेम कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है जी कि हम 6.2 या 6.3 पे क्लोज करेंगे इस दफा। अभी जो उन्होंने रिवाइज बजट पे स्ट्रेटेजी पेपर दिया उसमें ये क्लेम कर रहे हैं। ये बजटरी पेपर जो है दिस इज जी, जो कैबिनेट 2 मंथ्स जो कैबिनेट ने, मेरे ख्याल में अब जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो तो कह रहे हैं 8 से ज्यादा, 8 से क्रॉस करेगा उनका। तो इनका मेजर जो है कंसर्न या मेजर चैलेंज लोगों का यही है कि बजट डेफिसिट होगा। और उसकी मेजर वजह यही है कि ये आ सारा करंट एक्सपेंडिचर की साइड से है, और करंट एक्सपेंडिचर कम होने का कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि करंट, क्योंकि इस दफा बजट में इस गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, कह रहे हैं पहले तो एग्रीमेंट कर लिया है इनमें कि सिविल सर्वेंट की इनमें सैलरीज इंक्रीज करनी है। सेकंड 10 to 15 कह रहे हैं, 15 to 20 2-3 प्रपोजल हैं, 15 to 20 भी है, 10 to 15 भी है और 20 to 25 भी है। 3 डिफरेंट प्रपोजल पिछले साल इन्होंने नहीं किया था इस वजह से, और फिर प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी वजह इन्होंने एग्रीमेंट भी किया एम्प्लॉइज के साथ। और फिर बाकी जो है वो डेट सर्विसिंग वो वैसे ही इंक्रीज हो रही है इनकी, और उसके अलावा सिविल डिफेंस एक्सपेंडिचर और पेंशन जो है, पेंशन बिल भी इंक्रीज हो रहा है। अभी तक रिफॉर्म्स आई नहीं है, बट दे आर कंसीडरिंग देम, बट अभी तक कोई नहीं आया। किसी सूरत में अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम जाएं, वो भी यही कहते हैं कि ये एक ऐसा चैलेंज है कि हम परेशान हैं कि शौकत तरीन साहब किस तरह इस चैलेंज को हैंडल करेंगे। और सेकेंडली ये है कि G20 ने जो पिछले साल प्लेज किया था डेट के हवाले से, वो डेट रिलीफ जो दिया था, डिफरल था, वो रिलीफ तो वो भी अभी कोई उसके हवाले अनसर्टेनिटी है कि वो अगले साल में होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोविड। और अगर वो ऐड कर लें तो फिर अल्लाह ही हाफिज है जी, फिर तो बहुत ज्यादा जी, फिर तो बहुत ही बुरा हाल है। और बाकी जो इनका जो है वो टैक्सेस के हवाले से जो ये कर रहे हैं वो हम सुहेल साहब से पूछेंगे, बट जो इम्प्लीकेशंस होती हैं ऑन इन्फ्लेशन, मेजर इम्प्लीकेशन जो है वो इनको अगर पूरे साल में हम देखें तो मेजर जो बजट डेफिसिट का इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और ये मानने को तैयार नहीं थे हमारे, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग देते हैं, वो कहते हैं जी सप्लाई साइड की वजह से यार, हालांकि सप्लाई साइड में उतने है बट लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। I'll go to now ताहिर अमीन साहब, ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन भी करते हैं। ही डज कि कितना डेट जो है, जो खान साहब अभी तक कह रहे हैं कि हमने लिया है एक्स्ट्रा डेट टू पे पास्ट लोन्स, हाउ मच इज दैट एक्यूरेट? जी बिल्कुल, हुकूमत का पहले दिन से यही मौका रहा है कि जो हम लोन ले रहे हैं, तो जो पिछली गवर्नमेंट ने लोन ली है उसको वापस करने के लिए ले रहे हैं। लेकिन अगर डेटा देखा जाए स्टेट बैंक का पाकिस्तान का, तो उसमें बहुत ज्यादा वो एक बात सामने आ रही है कि जो डोमेस्टिक डेट है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त ये 15.5 ट्रिलियन रुपीस थी, जो कि मार्च 2021 तक ये बढ़ के 26.5 ट्रिलियन, यानी इसमें तकरीबन 42% का इजाफा हुआ है। इस तरह अगर हम इंटरनेशनल जो बोरोइंग है उसको डोमेस्टिक डेट का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑन इन्फ्लेशन पे। बिल्कुल जी, मार्केट में अगर इतना पैसा आता है तो उसके जो इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट है वो भी आते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल बोरोइंग की बात कर ले तो वो भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस
ٹائم یہ 95.5 بلین ڈالر تھی. اب یہ مارچ 2021 تک یہ بڑھ کے 119.5 یعنی اسٹیٹ بینک کے مطابق تو یہ 116.3 بلین ڈالر ہے. لیکن اگر اس میں مئی یہ اپریل اور مئی کا وہ ڈال لیں تو یہ تقریباً 119.5 بلین ڈالر ہے. تو اس میں جو ایک بات ہے کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 19.5 بلین ڈالر یہ اور یہ دعویٰ انہوں نے ان رائٹنگ نیشنل اسمبلی کو دیا. بالکل جی, لیکن اگر اس کو نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حکومت کے پاس 5 بلین ڈالر جو ایکسٹرا لیا ہے وہ بجٹ سپورٹ کے لیے وہ بچ جاتا ہے. جی, اور اس میں جو میجر کنسرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کی جو میجر ریلائنس ہے وہ ایکسپینسو جو کمرشل بورنگ ہوتی ہے اس کی موسٹ ایکسپینسو, کیونکہ پچھلے تقریباً 2 سال 9 مہینے میں تقریباً 11 بلین ڈالر کی کمرشل بورنگ ہوئی ہے. اور یہ اکنامک افیئرز ڈویژن نے بار بار فائنانس منسٹری کو یہ لکھا ہے کہ آپ اس میں جو اپنی ریلائنس ہے وہ کم سے کم کر لیں. اور یہ بات بھی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام پہ کے ہونے کے باوجود ان کی جو ریلائنس ہے وہ کمرشل بورنگ پہ ہے. اور یہ بھی ایک بات ہے نارملی جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو باقی جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کو کمفرٹ لیول ہوتا ہے اور وہ دیتے ہیں. بالکل جی, 12 مئی 2019 کو جو ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی کی ایگریمنٹ ہوئی تو اس میں آئی ایم ایف نے اپنے رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ جو پروگرام کے دوران گورنمنٹ کو جو انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں ان کی سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہوگی ٹو اچیو دا میڈیم ٹرم. جی, بالکل پہلے اس طرح نہیں تھا. تو اب خواتین حضرات ویل گو ٹو 2 سیکٹر جو ہیں جو کنسسٹنٹلی دے ہیو پرفارمڈ پورلی اینڈ اوور ڈیکیڈز. مطلب یہ کہ اب تو میرے خیال میں پانی سر سے گزر گیا ہے, بٹ who have consistently performed poorly the tax sector. اور یہ ہمیشہ بہت زیادہ اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جس جو امپیکٹ کرتی ہیں لوگوں کو. سو ٹیکس سیکٹر اینڈ پاور سیکٹر. آئی گو فرسٹ ٹو سہیل سرفراز جو چیف رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈر کے, اور انہوں نے بیٹ ہے ان کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو. جی سہیل صاحب. جی بالکل, جو ہے وہ ٹیکس سیکٹر کے حوالے سے شوکت ترین صاحب نے آتے ہی جو ہے وہ 3-4 بڑے جو ہے وہ اقدامات جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جی جس میں ریونیو کو بڑھانا اور ڈاکیومنٹیشن کا جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں. اس میں پہلا جو widen the tax net, but this has been always there, hasn't it سہیل صاحب؟ جو بھی پچھلے 3-4 گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم وائڈن کریں گے, مگر ہو نہیں پایا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ پورا انحصار پچھلی گورنمنٹس کا ود ہولڈنگ ٹیکسز میں اور سیلز ٹیکس جو کہ ود ہولڈنگ موڈ میں کلیکٹ ہوتا ہے اسی پہ رہا, لیکن کوئی بھی گورنمنٹ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکی. شوکت ترین صاحب کا جو پہلا جو اس وقت فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ ٹیکس پیئر ہیں ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالا جائے, اور اس کے لیے وہ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی آڈیٹرز کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آڈٹ کریں گے ٹیکس پیئرز کا. اور اس طرح سے جو سب سے بڑی اس وقت بزنس کمیونٹی اور ٹیکس پیئر کی کمپلینٹ ہے کہ جو آڈیٹرز ایگزیکٹلی. مگر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سہیل صاحب کہ یہ جو آڈٹ کروا رہے ہیں یہ سیلز ٹیکس پہ تو کرا رہے ہیں نا, انکم ٹیکس پہ تو نہیں کرا رہے تھرڈ پارٹی آڈٹ, بیکاز اٹس دی انکم ٹیکس that should increase, right? Direct tax. Sales tax تو پھر بھی اس کی incidence on the poor is more than on the rich. So shouldn't he try to focus on the income tax? جی بالکل, یہ جو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا اس میں سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں کا آڈٹ جو ہے وہ شامل ہوگا. اور اس وقت جو سیلز ٹیکس کے آڈٹ آفیسرز کی تعداد ہے وہ تقریباً 700 ہے, اور انکم ٹیکس انسپیکٹرز کی تعداد 1000 ہے. تو یہ جو 1700 کی ورک فورس ہے آڈٹ کی, اس کا فیوچر جو ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ یا تو یہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. جب ایف بی آر آفیشل سے پوچھا گیا سینئر سے کہ ان کے ساتھ ریڈنڈنٹ تو کر نہیں سکتے گورنمنٹ, یا ان کو انفورسمنٹ میں لگایا جائے گا. alright سہیل صاحب, I'm running out of time. I have to go to گھومن صاحب. جی گھومن صاحب, what about the power sector? گھومن صاحب ہمارے پاور سیکٹر کرتے ہیں, he's joining us on Skype. جی پاور سیکٹر جو ہے وہ تو جیسے یہ آئے تھے جو اس کی کنڈیشن تھی وہ آلموسٹ میرے خیال میں تو اس میں کوئی زیادہ بہتری نظر نہیں آ رہی. اور سب سے بڑا جو ایشو ان کا یہ ہے کہ وہ سرکل ڈیٹ سے کیسے نپٹے. سرکل ڈیٹ سے نپٹنے کے لیے ابھی تک کوئی انہوں نے ایک پلان بنایا تھا, وہ پلان جو ہے ابھی دوبارہ وہ جو ہے وہ اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ جس بنیادوں پہ بنایا تھا کہ ٹیرف انکریز کریں گے اور سبسڈیز جو بڑھائی جائیں گی, تو حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو
टैरिफ को नहीं बढ़ा रहे और सब्सिडी की इन्होंने जो पैसे मांगे थे उनसे कोई 501 बिलियन 2021-22 के लिए उन्होंने कोई 330 बिलियन का इनसे जो है वो वादा किया है। तो इस वक्त इनका ये अपना ये ख्याल है कि सर को डर जो है वो 24,080 बिलियन के करीब 2.4 ट्रिलियन जी 2.48 ट्रिलियन तक जो है हो जाएगा इस मतलब इस माली साल में। और अगर वो 500 बिलियन की सब्सिडी पूरी नहीं मिलती तो वो भी तकरीबन 170 बिलियन उसमें ऐड कर ले तो वो तकरीबन कोई 2800 2700 बिलियन के करीब अगले साल में ये चला जाएगा। तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी प्राइसेस और बढ़ेंगी? देखिए प्राइसेस बढ़ाने का तो एक तो इनका ये प्राइसेस तो बढ़ेंगी, इतनी शायद ना बढ़ पाए, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई और चाराकार भी नहीं है क्योंकि जो 3 रुपए 34 पैसे इन्होंने इंक्रीज पहले डिटरमिन की थी नेपरा ने, उसमें से 1 रुपया 95 पैसे तो बढ़ा दिया था और 1 रुपया 39 पैसे बाकी था। अब ये कह रहे हैं कि वो जो है चूंकि उस वक्त तो इन्होंने उसका आईपीपीज की पेमेंट्स का जो मैकेनिज्म बनाया था वो कोई 167 रुपए या 156 रुपए पे उन्होंने अपना 67 रुपए पे डिटरमिन किया था टैरिफ। अब वो जो है चूंकि डॉलर का रेट कम हो गया तकरीबन 1 रुपए का फर्क पड़ गया उसमें पर यूनिट। अच्छा। तो अगर हम वो एडजस्ट कर लें और 39 पैसे को किसी और तरीके से कोई करके तो थोड़ा सा 5-6 पैसे बढ़ा दें और वो भी जाकर सितंबर अक्टूबर में जो मदूजा जो क्वार्टरली टैरिफ चल रही है वो खत्म हो जाए तो फिर करे। एक तो उसमें ये है। दूसरा ये है कि वो इनके सिस्टम में जो सबसे ये है कि रिकवरीज जो है वो बेहतर नहीं कर पा रही है। रिकवरी अगर बेहतर हो जाए और लॉसेस कम हो जाए तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। इसीलिए अब इनको मेरे ख्याल में ये एक किस्म की शिकस्त मान गई है हुकूमत और इन्होंने अब ये फैसला किया है। बट गुमन साहब एक चीज तो इन्होंने बहुत अच्छी की है, वो जो रीनिगोशिएट किया गया है जिसमें कैपेसिटी चार्जेस पे नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ये जो सीपेक के अंडर जो आई हैं चाइना के साथ उस पे अभी तक डील नहीं हुई है, बट वो भी उसके भी जो खातिर खा रिजल्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ लोअर टैरिफ वो तो 20 साल कह रहे हैं कि तब पता लगेंगे। जी वो तो 20 साल में वो भी 34 पैसे यूनिट के हिसाब से 30 साल में जाकर वो क्या मतलब उसमें कब तक होगा। एंड वन फाइनल क्वेश्चन, आई रन आउट ऑफ टाइम गुमन साहब, वन फाइनल क्वेश्चन, ये जो हाइडल की तरफ जा रहे हैं इतनी मैसिव किस्म की डैम्स बना रहे हैं जो खान साहब की विजन है इन द नेक्स्ट 10 years जो करना चाह रहे हैं, डू यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया गिवन द वाटर स्केर्सिटी एंड द इश्यूज विद इंडिया? बिकॉज हम हैं तो लोअर एरियन ना उनके साथ, डू यू थिंक दिस वुड बी this is a good idea, or we will have dams which are just empty of water? नहीं, इस हाइडल दूसरे रिसोर्सेज से तो खैर सस्ती भी है और फिर ये कि मगर पानी जब ना हो तो फिर क्या करेंगे? जी फॉरेन नहीं, अगर वो मतलब ऊपर लगा ले जैसे दामर बादशाह है, दासू है, तो उससे फायदा तो होगा। लेकिन ये कि जो ये बारोइंग करेंगे इंटरनेशनल बारोइंग जैसे उन्होंने बॉन्ड्स अभी लॉन्च किए हैं तो उसकी जो 6% के आप इंटरेस्ट है वो जाहिर है कंज्यूमर्स ने देना है। और वो जब ये टैरिफ लेके आएंगे हाइडल टैरिफ तो वो हमें ही पास करना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हमें ज्वाइन किया है नवीद भट्ट साहब ने जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ देखते हैं। जी भट्ट साहब, एनी एक्सपेक्टेशंस फॉर नेक्स्ट ईयर? डेवलपमेंट बजट के हवाले से देखा गया है कि ज़्यादातर जो हमारे मुल्क की हुकूमतें हैं वो डेवलपमेंट बजट को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं और डेवलपमेंट बजट को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। बजट के वक्त और एंड ऑफ द ईयर जो है वो उतना पैसा रिलीज नहीं कर सकती बिकॉज वो फिर बजट डेफिसिट को जैसे कि अब्बासी साहब ने कहा उसको कंटेन करने अभी जो ये साल खत्म हो रहा है इसमें 650 बिलियन जो है रखे गए थे, लेकिन इसमें 565 बिलियन रिलीज हुए हैं, वो भी 13-14% कम है। अब नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि 650 बिलियन से बढ़ाकर 900 बिलियन रखा जाएगा जो कि 40% ज्यादा है। बट ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये टूल होता है जी फॉर ग्रोथ, सो इट्स अ गुड डिसीजन। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, ये अच्छी और होशाइन बात है कि ये इन्होंने बजट बढ़ाया है, क्योंकि किसी
भी मुल्क की इकानमी का ग्रोथ ऑफ इंजन होता है डेवलपमेंट बजट, लेकिन हमारे मुल्क में जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सिलेक्शन सियासी बुनियादों पर होती है, जबकि असल में जो है किसी भी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बुनियाद पर होना चाहिए। और सबसे पहले वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहिए जिसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है उसका आउटकम ज्यादा है, फिर उसके बाद लो और फिर उस एंड सो ऑन। लेकिन देखा गया है कि ये नहीं होता। सही है। ओके, और ये मतलब है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हो जाते हैं, इसकी मिसाल है मसलन न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इसकी लागत जो है तकरीबन 110 बिलियन है, लेकिन जो है इसकी ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं है, और अगर 10 साल के साथ बाद इसका इजाफा होता है ट्रैफिक में तो फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी भी होगी। ठीक है ख़वातीन हज़रात, नाउ वील गो टू नुज़रत नज़र। शी लुक्स एट ऑटोनोमस बॉडीज एंड शी लुक्स एट सम काइंड ऑफ सम इंडस्ट्रीज। जी नुज़रत, क्या आप क्या देख रही हैं फॉर नेक्स्ट ईयर? जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर है उसमें ग्रोथ रेट 240% जो है वो पॉजिटिव शो हो रही है फॉर द करंट ईयर। जी, करंट ईयर। वाइल एक्सप्लेनिंग के जो उसमें पाकिस्तान रेलवे है वो -26% और जो पीटीसीएल एंड पोस्टल ऑफिसेज हैं वो -67% है। और उसमें एक और कैटेगरी है जो कि अदर्स के नाम से है, और उसमें ये बताया गया कि वो पॉजिटिव 600% उसकी ग्रोथ। पॉजिटिव अगर 600% है तो ये बताना जरूरी था कि विच इज द लीड। एग्जैक्टली, मतलब ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि ये अगर पॉजिटिव 600 है तो कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट जिनकी रही है। क्योंकि जबकि देखा जाए कि व्हाइट एलिफेंट्स हैं जो पाकिस्तान रेलवे है वो उसकी जो लॉसेस हैं वो ऑलमोस्ट 120 बिलियन है, जो पीआईए है उसकी लॉसेस तकरीबन 150+ बिलियन। और माशाल्लाह वो गुलाम सरवर साहब ने जो पायलट्स का कर दिया तो उसके बाद तो उसकी वजह से भी और खसारे जो हुए हैं, और इसके अलावा जो पीएसएम है वो नॉन फंक्शनल है। तो ये किस तरह से कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं जो कि पॉजिटिव रही हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन और सही है। वेरी गुड पॉइंट। नुज़रत, आपसे एक और सवाल मैं पूछूंगी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने बहुत ज्यादा मराहत दी थी अप्रैल 2020 में जब ये आ रहा था पेंडेमिक, बिकॉज ही वांटेड दैट टू जंप स्टार्ट द इकोनॉमी। तो बताइएगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का क्या आपके पास अगर डेटा है इन ये जो रिसेंटली रिलीज ग्रोथ फिगर्स हुए हैं? जी बिल्कुल, इसमें अप्रैल 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का पब्लिक सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ है? ये 2020 का जो है वो -28% रहा है, जबकि लास्ट ईयर जो था ये 14% था पॉजिटिव में। दिस इज प्राइवेट सेक्टर, राइट? दिस इज नॉट पब्लिक सेक्टर। दिस इज प्राइवेट सेक्टर। तो ये माइनस कैसे हो गया इस साल, ये समझ नहीं आ रही। ये एग्जैक्टली ये समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जो इतने एमनेस्टी स्कीम्स दी गई थी, इतने जो इनको दिए गए थे, प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, व्हाट अबाउट पब्लिक सेक्टर का क्या है नुज़रत? पब्लिक सेक्टर का जो है वो लास्ट ईयर जो था इसका 326% जो ग्रोथ रेट थी और फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, राइट? और इस साल जो है वो भी फर्दर रिड्यूस हुआ है 9.6। तो ये जो है ये देखना, ये समझ नहीं आ रही कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को मिला है क्या, मराहत मिली है और कहाँ यूज हुई है। जी बिल्कुल। हमारे जो अकाउंटेबिलिटी जो एक मेजर मंशूर रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, हमारे साथ फजल शेर साहब बैठे हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट करते हैं, ही डज नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी करते हैं। तो क्या आपने देखा है, वो खान साहब तो कह रहे हैं कि हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है जो रकम रिकवर की है फ्रॉम कंपैरेटिवली तो बढ़ गई है। ये जो पीटीआई के जो 3 साल है उसमें 493 बिलियन नेप ने रिकवर की है, और पीएमएलएन के टोटल रिजीम में 44 बिलियन था और पीपीपी के 33 राउंड अबाउट था। लेकिन बात यह है कि जो लूटेड अमाउंट है वो ज्यादा है और जो ये रिकवर करते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि ये बलूचिस्तान में इन लोगों ने एक
ऑफिशियल था, गवर्नमेंट ऑफिशियल था, एक बंदे से सिर्फ 730 मिलियन रिकवर हुआ था। तो अगर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में होता कि पिछले में होता? इस दौर में हुआ था, इसी दौर में हुआ था। तो इसको देखे तो ये मतलब लगता है कि जो लाइबिलिटीज होती है ये पूरा रिकवर नहीं होता है, मतलब केस टू केस बेसिस पे। और कोई एंड दे नेवर टेल यू कि कितना इन्होंने डिमांड किया था और कितना प्ली बार्गेन कर लिया। जी, ये तो मतलब ये उनके सामने या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने रखते हैं अप्रूवल के लिए। लेकिन जो करप्शन को आप देखिए, जिस तरह ये कहते हैं कि हमारे कोई 1255 रेफरेंसेज है और उसमें 900 बिलियन रुपीज इन्वॉल्व है, तो ये किस तरह हो सकता है कि 3 साल में इन लोगों ने 400 बिलियन सिर्फ रिकवर किया? तो इसमें ये चीज आती। दूसरा ये है कि So you think some laws need to be revisited? और दूसरा ये है कि ये सिर्फ अपोजिशन के हवाले से जो नेब केसेस तो बनाती है, उसको रिमांड लेके जाते हैं, लेकिन बाज औकात ये रेफरेंसेस डिले करते फाइल करने में। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट के लोगों के केसेस है, खासकर जो BRT है या जो मलम जबा केस है या जो कुछ और उसमें नहीं हो रहा, उसमें नहीं हो रहा है। तो परसेप्शन परसेप्शन ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक टूल है। जी बायस आ रहा है। जी टेरन साहब, वो आप कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं, आप कोर्ट्स करते हैं। सो हैज सम measures being taken to make justice, जो खान साहब कहते आए कि इक्वल जस्टिस होगी फॉर ऑल, कुछ हुआ है उसमें? देखिए, जब से ये हुकूमत आई है, बल्कि उससे पहले भी जब उन्होंने, इनका मंशूर में बेसिकली ये था कि हम जो है ना आम आवाम को जो है ना एक स्पीडी और वो जो है ना तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वैसे देखने में इसके बरक्स ही हुआ है, क्योंकि जो लोग खान साहब जैसे किसी अगर कभी प्रोग्राम टीवी प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं या कभी किसी फंक्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर वो जब ये बात करते हैं तो 2-3 बंदे आ जाते हैं सामने और फिर उनको जो है ना वो तो जस्टिस मिल जाता है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हमारे साथ सरदार सिकंदर शाहीन साहब हैं। ही डील्स विद द एहसास प्रोग्राम, विच इज अ सिग्नेचर प्रोग्राम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, शोज दैट हिज हार्ट इज इन द ट्रू प्लेस। जी, हैज पॉवर्टी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द खान एडमिनिस्ट्रेशन? जी, ये यूएस का है, बोर्गन प्रोजेक्ट है, बड़ी एक रिप्यूटेड उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डाटा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनका डाटा है पॉवर्टी लेवल्स पे कि 31.3% था 2018 में पाकिस्तान में, विच इज 60 मिलियन, 6 करोड़ लोग हैं। और फिर बाय द एंड ऑफ 2020 इट इंक्रीज टू 40%, जो कि कोई 87 मिलियन या 8 करोड़ 70 लाख लोग। तो इसको अगर हम देखें तो ये डेफिनेटली ये तो। और एहसास प्रोग्राम जो है वो मेनली इट कंसिस्ट ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो क्या ये कवर कर सक रहा है विद इंक्रीज इन, बिकॉज इन्होंने इंक्रीज तो किया है सर, 120 बिलियन था जब ये आए थे, इन्होंने 190 बिलियन किया पहले साल, और अब 203 बिलियन है अब जो एहसास प्रोग्राम है, तो 203 बिलियन है। और अभी ये कैन इट कवर द इंक्रीज इन पॉवर्टी? इसमें यह है कि ये मंथली 2000 रुपए जो है वो उसको जो पॉवर्टी का स्टाइपेंड, टोटल कितना बंदे को ये कवर कर रहे हैं? टोटल इसमें जो अभी रफली जो डाटा है वो तो 10 मिलियन या 1 करोड़ है, लेकिन कोई भी डेफिनेट नंबर जो है वो पता चलेगा जब NSER जो कि नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे है। बट यू रेकन इट्स अबाउट 10 मिलियन जी, और आपने अभी मुझे फिगर 87 मिलियन का दिया। ठीक है जी, और ये भी एंड 2020 है, मोर पीपल को अंडरस्टैंड दिस। ठीक, अब बताइएगा आपके ये जो कितना स्टाइपेंड होता है पर मंथ? ये स्टाइपेंड 2000 पहले 1500 था, इन्होंने आके बढ़ा के उसको 2000 पर मंथ किया है। और एट वंस 6 महीने की पेमेंट 12,000 की एडवांस ये होती है, 6 महीने का साइकिल होता है, एक ही बार 12,000 रुपए दे दिए जाते हैं जो बेनिफिशरीज हैं उनको। तो उस हिसाब से तो ये कोई पार्शली तो सपोर्ट है कि अगर हम 20 किलो आटा उसमें जो है वो किसी हद तक कवर हो सकता है, या लेकिन ये है कि वो मुश्किल है। और उसमें अगरचे ये प्रोग्राम तो वो गॉट टू अप्रिशिएट इट, वो तो ये है कि इट शोज के देयर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, लेकिन मच नीड्स टू बी डन, उसमें अभी काफी नहीं है। आई कम टू आजाद साहब, ये जी सर्वे करते हैं इन्फ्लेशन का एवरी वीक फॉर बिजनेस रिकॉर्डर। आजाद साहब, आप बताइएगा कि क्या 2000 रुपए महीने में कितने लोग जी सकेंगे?
2000 रुपए में देखें ना, आटे की कीमत है 1180 रुपया 20 किलो के थैले की, एक आएगा। और ये 20 किलो का थैला जो है अगर फैमिली ऑफ 5-6 हो तो 15 दिन चलेगा, मैक्सिमम 15 दिन चलेगा। और घी का जो 1 किलो है वो 360 रुपये है डालडा घी, और उसके साथ वो 1 किलो चीनी ले लेगा। बस ये 3 चीजें आती हैं 2000 रुपये में। तो वो ये So that person needs a job. So basically खान साहब को चाहिए कि जॉब क्रिएशन करें. Any other comments on inflation? इन्फ्लेशन के हवाले से तो ये है कि गवर्नमेंट तो दावा कर रही है कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि कम हो रहा है, तो वो हर महीने भरा हुआ क्यों होता है? हाँ, वो हमें नजर क्यों नहीं आता किसी से? Because each week it's a 10% increase on the week before. You know, तो मैं आपको मिसाल देता हूँ, सिर्फ इसकी घी की मिसाल देता हूँ। जब भी मैं हर हफ्ते मार्केट में जाता हूँ तो पिछले 1 साल में इसकी कीमत में विद इन 1 ईयर 120 रुपए फी केजी इजाफा हुआ है। जो बी ग्रेड कुकिंग ऑयल है, जो सबसे जो निचला तबका गरीब लोग वो इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट things are not good और पार्ट ऑफ इट इज ऑब्वियसली सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, जो कि हमें अब्बासी साहब बता रहे थे, बट पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो फ्लॉड पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैक्रो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। उसकी भी तो वजह होती है ना जी, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत डेट कर दिया है, डोमेस्टिक डेट बढ़ गया है। बट एनीवे आई विल कम नाउ टू वसीम इकबाल साहब। वो पेट्रोलियम करते हैं और पेट्रोलियम इज अ वेरी मेजर product for in use by the common people as well as by industry. जी वसीम साहब, what is the situation there? पर पेट्रोलियम में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो पेट्रोलियम लेवी है। पिछली गवर्नमेंट जो है उनका टोटल रिलायंस जो है इसके ऊपर है, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी का जो सीलिंग है वो 30 रुपीज थी, उस पे रखा इन्होंने। That's the maximum they can do, Yes, right? जी, उसके बाद तो they need to go back to parliament to get अच्छा, approval. उसकी रीजन ये है थी कि क्योंकि इससे जो कलेक्शन होती है वो सूबों को नहीं जाती है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहती है। अब पहले तो इस साल का जो करंट ईयर का जो है वो 450 बिलियन है, जो नेक्स्ट ईयर का है जो IMF को इन्होंने कहा था वो तकरीबन 607 बिलियन जो है वो कह रहे थे कि बट हम वो जी एग्रीमेंट हुई है विद हफीज शेख। आई थिंक मे बी जो हमारे तरीन साहब हैं, ही विल ट्राई टू आई थिंक ही इज गोइंग टू ट्राई टू मेक द एडजस्टमेंट, जो कि सोहेल साहब हमें बता रहे थे ना, इन टर्म्स ऑफ हायर टैक्सेस, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1 ट्रिलियन के मैं और टैक्सेस जनरेट करूंगा नेक्स्ट ईयर। तो वो उससे शायद एडजस्ट करने की कोशिश करें ताकि मिनिमल इम्पैक्ट हो ऑन द कॉमन पीपल, राइट? उन्होंने 2-3 दफा कह भी चुके हैं कि हमारा रिलायंस जो है ना पेट्रोलियम लेवी पे वो हम जो है इस पे कम रखेंगे। सही है। उसके अलावा एक और चीज आ जाती है, LNG आ जाती है। अभी रिसेंटली जो है जो 2 गैस कंपनीज हैं उन्होंने फाइल की अपनी पिटीशन ओबरा के साथ कि हमें जो है 21-22 का जो है हमें जो है रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हमें इतनी है, और मगर उधर भी तो सर्कुलर डेट हो रहा है। 1.2 ट्रिलियन के करीब जो इस टाइम जो सर्कुलर डेट है। That is very bad. Yeah, and I think Shaukat Tareen Sahab will have to also deal with this कि वहाँ भी contain करना पड़ेगा. I'll come finally to Ali Hussain जो करते हैं diplomatic जो foreign officer उसको cover करते हैं, diplomatic उसमें करते हैं. जी तूरी साहब, वो जो शुरू में खान साहब कहते थे कि economic diplomacy, उसका क्या हुआ? मतलब economic diplomacy करेंगे हम, हाँ? जी, economic diplomacy ही इस हुकूमत की जो कह रही थी कि हमारा फॉरेन खारजा पॉलिसी का जो है अहम सतून होगा, लेकिन 2.5-3 साल होने को है इस हुकूमत को और हमें कोई खातिर ख्वाह नताइज नजर नहीं आ रहे हैं इस हवाले से। बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी चेंज हो गई है। जी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपने सही बात की है कि काफी जो है अमेरिका निकल रहा है अफगानिस्तान से, और सबसे ज्यादा जो है अफगानिस्तान जो है जो सबसे अहम इशू है, और वहाँ पे सिचुएशन ये है कि अब हालात जो है पीस प्रोसेस जो है अभी स्टॉल्ड है और मतलब इंडिया ने वो कर दिया जी कश्मीर का। आई एम सॉरी, आई एम हरिंग यू अप, वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट कश्मीर पे तो उन्होंने वो कर दिया है। जी, कश्मीर के हवाले से जो जब से 5 अगस्त 2019 के जो स्टेप्स मोदी गवर्नमेंट ने उठाए हैं उस वक्त से हमारा जो है ट्रेड बिल्कुल मुअत्तल है, और कुछ खास अगर बिल्कुल तो मुअत्तल नहीं है, वी डू कुछ खास जो चीजें हैं जब जरूरत पड़ती है तो में कर रहे हैं। जी, तो व्हाट अबाउट अमेरिका?
امریکہ کا بھی یہ اہم معاملہ ہے کہ جب شروع میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جب ٹرمپ چلا جائے گا تو شاید بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چائنا کے ساتھ جو کنفرنٹیشن کا جو لیول ہے وہ کم لے کر آئے گا، لیکن جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے وہ اس میں ایگزیکٹلی اور سچویشن وہی کی وہی ہے. آج بھی مطلب آج کی ایک خبر ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے مزید چائنیز کمپنیز کے اوپر جو ہے سینکشنز کر دیے ہیں. صحیح، تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات، آپ نے سنا یہ these are people who visit the ministries, who are aware of the way the government thinks. اور آپ نے دیکھا کہ جو شوکت ترین صاحب کا جو چیلنج ہوگا وہ بہت ہی میجر ہے. وی وش him well, we hope that he can achieve what he has set out to do. Expectations unfortunately are again at a peak. ہم جب بھی ہمارا کوئی نیا بندہ آتا ہے تو ہم اس کو بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ وہ جادو کی چھڑی تو ہو نہیں سکتی، اور اکانومی جو ہے اس کا لیگ ہوتا ہے پیریڈ. صرف 4% جو گروتھ کر لی ہے، جیسے کہ ہمیں سکندر صاحب نے بتایا، انکلوسیو یہ نہیں ہے کیونکہ جو پاورٹی لیولز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سکندر ان کو ہمارے جو شوکت ترین صاحب ہیں ان کو he will have to look at it, but it's a very very difficult situation and he has to work within the constraints of the fund. We hope کہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے، اور اگر اگریمنٹ ہو گئی تو بجٹ تو 11 کو ہی پیش ہوگا، اگر نہ ہو تو اٹ از پاسبل کہ ڈیفر تھوڑی دیر ہو جائے. مگر ایز آئی سیڈ اٹ از این ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ سچویشن اور بہت بڑا چیلنج ہے شوکت ترین صاحب کے ساتھ. اینڈ ان کے لیے میں ایک ہی مطلب چیز ان کے فیور میں کہہ سکتی ہوں کہ ایون مفتاح اسماعیل صاحب جو پی ایم ایل نواز کے ہیں، انہوں نے بھی ریسنٹلی یہی کہا تھا کہ ہی ہیز مچ گریٹر فیتھ ان ہز کیپیسٹی دین ہی ہیڈ ان حفیظ شیخ صاحب. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.